हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज है 27 जुलाई। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप बड़ा सा टैंक देख पा रहे होंगे। बेसिकली ये हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, इससे आप क्वेश्चंस को रिकॉल करने में आसानी होगी। सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो खान क्वेस्ट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया देश में। ये युद्ध अभ्यास अभी आज से शुरुआत हो रही है और ये चलेगी करीब 9 अगस्त तक। दूसरा पॉइंट इसका ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसका 21वां संस्करण है, यानी कि जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो 2003 में हुई थी। जब 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी जिसमें अमेरिका और मंगोलिया दोनों देश ने इसकी शुरुआत की थी। लोकेशन की बात करें तो ये राजधानी है मंगोलिया की उलानबातर, यहाँ पे आयोजित की जाएगी। और इस पूरी एक्सरसाइज को जो स्पॉन्सर कर रहा है यूएस पैसिफिक कमांड, यूएस के जिससे बहुत सारे कमांड होते हैं ईस्टर्न वेस्ट। अगर हम भारत से मंगोलिया के रिश्तों की बात करें तो इंडिया प्लस मंगोलिया की एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है जो बहुत ही फेमस है, उसका जो नाम रखा है वो है नोमैडिक एलिफेंट। और ये एक्सरसाइज अभी इसी महीने संपन्न हुई है। अभी 3 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था और इसकी जो लोकेशन थी वो थी उमरोई, मेघालय में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे हमने डिस्कस किया कि मंगोलिया की राजधानी है उलानबातर और इसकी जो करेंसी है वो है MNT। MNT कहते हैं, यानी कि मंगोलियन टोगरोग, TOGROG। तो आइए चलते हैं मंगोलिया को थोड़े से मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं। अगर ये चाइना पार्ट है और ये हो गया रशिया, मंगोलिया जस्ट कहीं यहीं पे है जो कि एक सैंडविच्ड पार्ट है, यानी कि बीच का हिस्सा है। तो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको आप जरूर जान के रखें, ये है रिमपैक। रिमपैक का फुल फॉर्म है रिम ऑफ एशिया पैसिफिक और ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इसका आयोजन किया गया था हवाई आइलैंड्स। ये हवाई है, ये यूएस है, अलास्का भी यूएस का पार्ट है और हवाई भी यूएस का पार्ट है। तो यहीं पे आयोजन इसका किया गया था, इसको जरूर याद रखिएगा। जो ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी की एक्सरसाइज है, ये हर साल आयोजित नहीं की जाती है बल्कि ये बाइनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एनवायरनमेंट को लेके है। जलवायु कार्यवाही कोष किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अजरबैजान देश द्वारा। अजरबैजान एक सेंट्रल एशिया का देश है और आइए जिसके जानते हैं इसके बारे में। पहले अजरबैजान एक सेंट्रल एशिया का देश है। बेसिकली ये कैस्पियन सागर के पास पाया जाता है। अभी हम मैप में इसको देखेंगे। अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू। बाकू आयोजित कर रहा है COP29, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। ये क्लाइमेट समिट है और ये आयोजित करा रहा है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसने जो फंड बनाया है उसका नाम है CFAF, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। जैसा कि यह आयोजक देश है COP29 का। और इस फंड को आप समझिए, इसका उद्देश्य यह है कि वो देश जो फोसल फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, खासकर पेट्रोलियम वाले देश हैं, उनसे कहा गया है कि आप $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उन देशों को दें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और क्लाइमेट चेंज को फाइट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि COP के सारे उद्देश्य होते हैं कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा न जाने दें प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि उस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब फैक्ट्रियां पूरे विश्व में नहीं लगी थीं। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्योंकि बाकू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट से होके पास होता है। जब हम मुंबई से पहले कार्गो सप्लाई करते थे तो यहाँ पे हमें रेड सी से होके मेडिटेरियन सी जाते थे। यहाँ पे सुएज कैनाल है, उसके बाद से होते हुए यहाँ पे हम सेंट पीटर्सबर्ग जाते थे। इससे हम रशिया से कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन अभी एक बहुत ही इनोवेटिव रास्ता निकाला गया जो कि आप पीली लाइन देख पा रहे होंगे। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से कनेक्ट करता है और मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग से कनेक्ट करता है। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रूट है, मीन्स इसमें आप रेल का भी यूज़ कर सकते हैं, शिप का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ट्रेवल टाइम लगता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि ये लंबा रास्ता घूम के जाना पड़ता था। और जो ये नया रास्ता खुला है इससे बहुत आसानी से हम यहाँ जा सकते हैं और इसके साथ साथ हम सेंट्रल एशिया के मार्केट को भी एक्सेस कर पाएंगे। सेंट्रल एशिया एक बहुत ही रिच देश है और इससे यूरोप के मार्केट को भी हम एक्सेस कर पाएंगे। इससे भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ये जो रूट है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये शुरुआत होगी मुंबई के नवा शिवा पोर्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। उसके बाद हम जाएंगे ईरान के एक बंदरगाह पे। इसके बाद ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के पास ही बाकू शहर है, अजरबैजान देश है, इसीलिए हमने इसका जिक्र किया है। इसके बाद होते हुए हम जाएंगे यहाँ पे मॉस्को है। मॉस्को शहर से हम सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। तो एक तरीका ये हो गया। एक और हमने नया तरीका अभी निकाला है, इसके बारे में अगर आप डीप में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा।
ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये चेन्नई शहर को, जो आप लाल रेखा देख पा रहे होंगे, ये व्लादिवोस्तोक यानी कि रूस के पूर्वी शहर से कनेक्ट करेगी। और इसका रूट किस प्रकार से होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड से होते हुए, सिंगापुर से होते हुए, यहाँ पे ताइवान के नीचे से होते हुए इधर है जापान, ये जापान पोर्शन हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया, इन्हीं दोनों के बीच से निकलते हुए हम व्लादिवोस्तोक को एक्सेस कर पाएंगे। व्लादिवोस्तोक बहुत ही बड़ा पोर्ट है, यहाँ से हमारे कंसाइनमेंट कंटेनर शिप्स बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं और हम यात्रा की लंबी दूरी को कम कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई समुद्री लड़ाके भी ज़्यादा नहीं, जैसा कि हम यहाँ पे सोमालिया और यमन के आसपास देखते हैं इन दोनों देशों के पास, तो ये खतरे भी यहाँ पे कम पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लिथियम की खोज किस राज्य के मांडवा और यादगिरी जिलों में की गई थी? तो ये दोनों जिले हैं कर्नाटका के। थोड़ा सा जानते हैं लिथियम के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग मटेरियल है, बहुत ही स्कैर्स मटेरियल है, बहुत ज़रूरत है पूरे विश्व को इसकी, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में है, फोन्स में है, इंडस्ट्रीज में है, मिलिट्रीज में है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में है, स्पेसशिप में है। थोड़ी सी जानते हैं इसके बारे में कि ये एक रणनीतिक धातु है, स्ट्रेटेजिक धातु है, और यहाँ तक कि धातुओं के लिए मारामारी मच चुकी है, क्योंकि बहुत से देश इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिसके पास लिथियम होगा, सेमीकंडक्टर्स होंगे, इस तरह की धातुएं होंगी, वो देश बहुत ही एडवांस हो जाएंगे अगले 20 से 30 सालों में। अगली जो इंडस्ट्री होने वाली है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की होने वाली है, और ये एक क्रिटिकल मटेरियल है। जैसे कि पेट्रोलियम की खोज शुरू में जब हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रौद्योगिकी की रीढ़ है, और लिथियम की जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चिली, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राजील, जिम्बाब्वे, इस तरह से है। भारत का स्थान चाइना के जस्ट बाद है लगभग, और लिथियम की खोज यहाँ के इन दोनों जिलों में की गई, इसको याद रखिएगा। लेकिन शुरुआत के जो 3 देश हमने देखे हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना, ये 88% पूरे लिथियम को कंट्रोल करते हैं पूरे मार्केट की, तो ये देश क्रिटिकल रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नवीनतम जुड़ाव क्या है? तो ये है मैदान। बहुत ही छोटा सा नाम है, लेकिन इसके बारे में आपको डीप में बताऊंगा। भारत में अभी सिर्फ 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं टोटल, और ये यूनेस्को डिजिग्नेट करता है इसको, यूनाइटेड नेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में 46वीं विश्व धरोहर समिट यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट समिट जो हुई थी वो दिल्ली के भारत मंडपम में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार भारत आयोजित करा रहा है इस समिट को, और यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 बिलियन USD यूनेस्को को डोनेट किया, ताकि विश्व धरोहरों की सुरक्षा की जा सके। और इसी के दौरान ही हमने प्रपोज किया था कि 43वीं साइट हमारी एक है मैदान, जो नाम से है चराई देव मैदान। और ये आसाम में, आप एक बात याद रखेंगे कि अहोम डायनेस्टी की जब बात करेंगे तो ये आसाम से जुड़ी हुई है, और अहोम डायनेस्टी के समय की एक बरियल यानी कि कब्रगाह ग्राउंड है ये, और इसका जो नाम है चराई देव मैदान है, और इसको 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। सिम्स 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के जो इस समय मिनिस्टर हैं वो हैं HD कुमारस्वामी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने SIMS को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ये क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि जब हम विदेशों से स्टील मंगाते हैं और घरेलू स्टील जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड्स की मिसमैचिंग हो सकती है, कैसे इंपोर्ट्स प्रभावित कर रहे हैं हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को, बहुत सारी जानकारियां एक डेटाबेस के रूप में शेयर की जाएंगी, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके कि किस तरह की स्टील को कहाँ यूज करना है, या फिर हमें कैसे बदलाव लाने हैं, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो स्टील की है वो बेहतर तरीके से बढ़ सके। और HD कुमारस्वामी भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर हैं, इनको दोनों पोर्टफोलियो दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। CPCB के अनुसार अब किस श्रेणी के क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, तो ये है व्हाइट कैटेगरी। अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक सूचना जारी की जिसमें बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनको परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेज या फिर कुछ ऐसे इमिशंस नहीं करते हैं, जैसे कि बाइसाइकिल इंडस्ट्री हो गई, साइकिल वाले उद्योग हो गए, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और एयर कूलर्स जो बनाते हैं हम, जो घर पे लगाते हैं, उसकी असेंबली में भी जो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये सब इंडस्ट्रीज व्हाइट कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। इसमें अत्यधिक लाइसेंसेस और परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो इस समय चीफ हैं वो हैं तन्मय कुमार। हाल ही में दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोक भवन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भवन, तो ये है राष्ट्रपति भवन। ये 2 जगह ऐसी थी जिनका नाम चेंज किया गया है। दरबार हॉल का नाम बदल कर दिया गया है गणतंत्र हॉल, और अशोक हॉल का नाम बदल कर दिया गया है अशोक मंडप, तो याद रखेंगे इसको। इसके साथ साथ लामा 3.1 AI मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? जैसे कि OpenAI का ChatGPT है,
गूगल का जेमिनी है, उसी प्रकार से लामा है, मेटा यानी कि जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, तो इसको याद रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें एक एलएलएम शब्द का खास यूज किया जाता है। तो एलएलएम का मतलब ये होता है कि तो ये वो मॉडल्स होते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पहले सिखा देते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि आप एक तोते यानी कि पैरट को सीखें, उसको आप बहुत चीज़ सिखा दें और जब आप बोलेंगे तो वो जवाब देगा। उसी प्रकार से एलएलएम काम करते हैं। आप इनको बहुत सारी दुनिया भर की जानकारी फीड कर देंगे, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, और जब आप पूछेंगे तो उसका रिप्लाई देता रहेगा। प्रथम स्वदेशी निर्मित तलवार श्रेणी का युद्धपोत त्रिपुट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स हैं, बेसिकली ये कोलकाता बेस्ड एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसको हाल ही में 840 करोड़ रुपए का एक टेंडर मिला है, जिससे ये ओशियन रिसर्च व्हीकल बनाएगी। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहां स्थापित की जाएगी? इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कौन से पोर्ट पे स्थापित की जाएगी? तो ये है हमारा मुंबई पोर्ट, यानी कि इसको दूसरे नाम से जानते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इसमें पहली एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। किस देश ने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून लॉन्च किया है? इसको याद रखें, फर्स्ट स्वीपिंग क्लाइमेट चेंज लॉ। तो ये देश कोई और नहीं, साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अभी दोबारा से फिर से नियुक्त हुए हैं, तो उनका जो नाम है वो है साइरिल रामाफोसा। हैंडराइटिंग पे मेरे मत जाइएगा, आशा करता हूं कि इसका सुधार कर पाऊंगा और अभी, इसलिए बेहद माफी चाहता हूं हैंडराइटिंग को लेके। तो बस ये रहा आज करंट अफेयर्स। आशा से आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें, मैं उसको आंसर करूंगा और फीडबैक को इंप्लीमेंट करूंगा। इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप मेरी 3 मिनट वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं, इसमें मैंने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को समझाया है, इसके साथ साथ ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को समझाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ आपको लिंक यहाँ पे कहीं मिल जाएगी। और आशा है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।